नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी इस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जाना था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक ये समझा है कि मॉनेटरी पॉलिसी ये आरबीआई द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। और आरबीआई ये क्यों करता है? तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी? टू अचीव ग्रोथ, इंडिया में ग्रोथ को अचीव करना। इस ऑब्जेक्टिव के साथ मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे ग्रोथ अचीव कैसे की जाएगी? बाय मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके इन चीजों को अचीव किया जा सकता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह समझाया था कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है। फिर मैंने आपको समझाया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने यहीं से शुरुआत की। हमने समझा था कि इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस, जब कीमतें बढ़ती हैं तब उस प्रोसेस को कहा जाता है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन क्यों होता है? बिकॉज देयर इज हायर डिमांड इनटू द मार्केट। मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होती है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तब इन्फ्लेशन होगा। अब ये डिमांड क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज देयर इज हाई मनी सप्लाई इनटू द मार्केट। हाई मनी सप्लाई इनटू द मार्केट। सो मार्केट में जब पैसा ज्यादा होता है तब लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। डिमांड ज्यादा होने से मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन एक सर्टेन लिमिट तक अच्छा है। मैंने आपको बताया था कि जो भी इन्फ्लेशन है वो इंडिया में 2 से लेके 6% के बीच में अचीवेबल है, सॉरी डिजायरेबल है। इंडिया में जो भी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो 2% से लेके 6% में है तब अच्छी चीज है। अगर वो 2% से कम या फिर 6% से ज्यादा है तो वो बुरी चीज है। सो आरबीआई विल ट्राई टू मेंटेन इन्फ्लेशन इन इंडिया बिटवीन 2% ऑफ सीपीआई टू द 6% ऑफ सीपीआई। इसको कहा जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। लेकिन अगर 6% से ज्यादा हो जाए या फिर 2% से कम हो जाए, सो आरबीआई एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। उस पॉलिसी को कहा जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। इसके तहत जो इन्फ्लेशन है वो 2% से लेकर 6% के बीच में मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। अब ये कैसे होगा? सिंपल, आरबीआई को पता है कि जो भी मार्केट में इन्फ्लेशन को डिमांड के कारण, डिमांड मनी सप्लाई के कारण है। अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तो डिमांड भी कंट्रोल होगी। डिमांड को कंट्रोल, अगर डिमांड कंट्रोल होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। दैट्स हाउ मनी सप्लाई को कंट्रोल करके मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा हम इन्फ्लेशन को एक स्टेबल लेवल पे रख सकते हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है। अगर प्राइस स्टेबिलिटी अचीव होगी तो देश में ग्रोथ होगी। ग्रोथ मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा, तो ये ग्रोथ है। तो इस तरीके से हमने समझा था कि प्राइस स्टेबिलिटी करके ग्रोथ अचीव करना ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हमने और भी ऑब्जेक्टिव देखे थे, जैसे कि एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। देन इसके अलावा और हमने देखा था कि ग्रोथ अचीव करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। प्राइस स्टेबिलिटी, ये एक ऑब्जेक्टिव है। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से हम इसके ऑब्जेक्टिव, हमने मॉनेटरी पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। तो दैट वाज आवर लास्ट लेक्चर। इसके अलावा हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टाइप्स भी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, सो गाइस, फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स देखे थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। 2 तरीके के मॉनेटरी पॉलिसीज होती है। पहला टाइप है एक्सपांशनिस्ट, एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? हमने समझा था कि एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स टू स्पीड अप द इकोनॉमी
और बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी को पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे? बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाने वाली पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी को हम कहेंगे एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। अब किसी भी मार्केट में मनी सप्लाई कैसे बढ़ाया जाएगा? तो ये जो मनी सप्लाई, मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि मनी सप्लाई मतलब मनी अवेलेबल इनटू द मार्केट। अब ये मनी अवेलेबल इनटू द मार्केट बैंक्स के थ्रू भी अवेलेबल होता है ना, मनी सप्लाई बैंक्स के थ्रू भी होता है। सो बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट को हम ट्विस्ट करके या फिर इंटरेस्ट रेट को हम बदल के मनी सप्लाई को बदल सकते हैं। जैसे अगर हम बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे तो लोगों को कर्जा लेना सस्ता होगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेने के लिए बैंक में जाएंगे। जितने ज्यादा बैंक से कर्जे दिए जाएंगे उतना ज्यादा मार्केट में पैसा बहेगा ना, मतलब इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। तो इंटरेस्ट रेट को कम करके मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। यह है एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे बलून में हवा फूंकने से वो एक्सपांड करता है, वैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई छोड़ने से मार्केट भी एक्सपांड करेगा। ये होती है एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हमने और एक नाम से जाना था, तो वो है चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी। इसके अलावा और एक पॉलिसी है, तो वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब क्या? तो जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज के अंदर पानी भरा होता है। अगर हम, आपको पता होगा घर के अंदर जो स्पंज यूज करते हैं हम लोग साफ सफाई के लिए, तो वो पानी सोखता है। अब उस स्पंज से पानी निकालना है तो स्पंज को हमको दबाना पड़ता है जोर से, मतलब स्क्वीज करते हैं हम उस स्पंज को, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब उस स्पंज को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, स्क्वीज किया जाएगा, तब उसमें से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से मार्केट में जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, तब मार्केट में इंफ्लेशन बढ़ना शुरू होता है। मार्केट में क्या बढ़ते जाता है? इंफ्लेशन बढ़ते जाता है मनी सप्लाई ज्यादा होने से। तो इंफ्लेशन को कम करना है तो मनी सप्लाई को कम करो। तो मनी सप्लाई, जैसे उस स्पंज के अंदर पानी है ना, उसी तरीके से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई। तो स्पंज को स्क्वीज करने से पानी निकल जाएगा, यहाँ पे मार्केट को स्क्वीज करने से मनी निकल जाएगा। तो मार्केट को स्क्वीज किया जाएगा। अब ये स्क्वीज में बस एक मेटाफोर की तरह यूज कर रहा हूं। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि बैंक्स इंटरेस्ट रेट को सॉरी नॉट रिड्यूस, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। सो बैंक के अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए जाएंगे। अब जब बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि बैंक में कर्जा लेना महंगा हो जाएगा। जब कर्जा लेना महंगा हो जाएगा तो कम से कम लोग बैंक में जाएंगे और बैंक से लोन लेंगे। मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा ना, क्योंकि अब बैंक से कर्जा लेना महंगा हो गया। तो महंगा कर्जा लेने के लिए ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, तो ज्यादा लोग मनी सप्लाई नहीं लेंगे। दैट्स व्हाई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाएगा। जब मार्केट से मनी सप्लाई रिड्यूस हो रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने। अब ये कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होता है? मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, उससे डिमांड कम होगी, उससे फिर इंफ्लेशन कम होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो तरीके की पॉलिसीज है, एक्सपांशनिस्ट, दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स टू स्लो डाउन द इकोनॉमी और काम डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है ना, उस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कम किया जाएगा। ये होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट स्पीड अप द इकोनॉमी। मतलब जो इकोनॉमी मंदी में है, रिसेशन में चल रही है, तो रिसेशन में, मंदी में चलने वाली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए एक्सपांशन करना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको कहा जाएगा एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। Expansionary monetary policy is also known as cheap money policy, while contractionary monetary policy is also known as dear money policy. डियर का मीनिंग है यहाँ पे महंगा। तो यहाँ पे डियर मनी पॉलिसी मतलब कर्जे लेना महंगा हो रहा है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हमने डियर मनी पॉलिसी भी कहा है। सो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसीज होती है। आरबीआई
देखेगा कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन या फिर मंदी, दोनों में से कौन सा सिचुएशन आएगा। इंडिया में 2 से 6% का इन्फ्लेशन डिजायरेबल है। अगर 2% से नीचे इन्फ्लेशन जाती हुई दिख रहा है, मतलब इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन, तो मार्केट में आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। जब इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो रहा है तब मार्केट में कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केट में आरबीआई के द्वारा 2 तरीके की मॉनेटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस आरबीआई किसी एक मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। अगर मान लो इन्फ्लेशन इंडिया में स्टेबल है, मान लो 4-5% के अराउंड ही वो क्या है, स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ऐसे सिचुएशन में जो भी एग्जिस्टिंग रेट्स है इंटरेस्ट के उनको कंटिन्यू रखा जाएगा। उसको आप कहोगे स्टेटस को, मतलब जो भी मॉनेटरी पॉलिसी उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं, ना एक्सपांशन कर रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस समय में स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। जैसे अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें पॉलिसी रेट को चेंज नहीं किया गया, मतलब इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। दैट मीन्स स्टेटस को मेंटेन किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेटस को मेंटेन किया गया। दिस इज अवर मॉनेटरी पॉलिसी टाइप्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा। तो बढ़ते हैं आगे। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, व्हाट इज दिस? सो 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट मतलब बदलाव, सुधार। इन 2016 आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट लाए गए। इस अमेंडमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मतलब एक फ्लेक्सिबल सिस्टम प्रेजेंट की जाए आरबीआई के सामने जिसकी मदद से इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम मतलब क्या कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 to 6% इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इंडिया, तो इसको फ्लेक्सिबल रखा जाए। फ्लेक्सिबल मतलब समय के साथ इसको बदला भी जा सकता है। तो इस तरीके की एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव लाया गया और नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क लाया गया। इसके अंदर इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया, मतलब इंडिया में कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए ये कहा गया। सो अभी के लिए जो डिजायरेबल इन्फ्लेशन है वो 4%, और इसके साथ टॉलरेंस लिमिट दी गई है, टॉलरेंस ऑफ 2%, मतलब प्लस माइनस 2%। तो 4% माइनस 2 मतलब 2, 4% प्लस 2 मतलब 6। तो जो भी इन्फ्लेशन है वो 2% से लेके 6% के बीच में ही होना चाहिए। अब ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, इसको गिनना पड़ता है। आरबीआई नहीं गिनता है, इसको भारत सरकार की तरफ से गिना जाएगा कि भारत में इन्फ्लेशन कितना परसेंट है। अब ये इन्फ्लेशन 2 तरीके से गिना जाता है। एक तो है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले 2015 के पहले हम होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस प्राइस इंडेक्स मतलब इस इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। आज मतलब 2023 में हम CPI, 2015 के बाद वी यूज CPI। तो आफ्टर 2015 CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस इन्फ्लेशन इंडेक्स को कंसीडर किया गया फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए जो इन्फ्लेशन नंबर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो CPI है ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इसके द्वारा, ये NSO के द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। ये मंथली बेसिस पे निकलता है, हर मंथ निकलता है। तो आरबीआई ये 2% और 6% की इन्फ्लेशन की बात कर रहा है ना, तो वो कौन सा है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कंबाइन। वो कौन सा इन्फ्लेशन होता है? CPI कंबाइन। तो CPI कंबाइन 2% से लेके 6% के बीच में ही होना चाहिए। इसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब इस टारगेट को, ये जो 4% प्लस माइनस 2 का जो टारगेट है ना, इस टारगेट को हर 5 साल में रिवाइव कर सकते हैं। अब ये जो टारगेट है 4%, ये टारगेट किसने सेट किया है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
कि उन्होंने सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके रिकमेंडेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के रिकमेंडेशन के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टारगेट को सेट करेगी। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हर 5 साल के बाद इस टारगेट को रिफ्रेश किया जा सकता है। अगर जरूरत है तो भारत सरकार इस टारगेट को क्या करेंगे, रिफ्रेश करते जाएंगे। अंडरस्टूड। जैसे ये जो 4% का टारगेट था वो अगस्त 5 2016 से लेके मार्च 31 2021, मतलब 5 साल के लिए चल रहा है ना, 2016 से 21। उसके बाद हमने फिर से इस टारगेट को कंटिन्यू रखा, मतलब 4% ±2, ये जो टारगेट है ना इसी को कंटिन्यू रखा। तो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेंगे व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेट अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। आपको सवाल क्या पूछेंगे, व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेट अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो वो जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% ±2% ऑफ सीपीआई, ये सीपीआई वर्ड याद रखना है। तो ये आपका इन्फ्लेशन टारगेट है। अभी इन्फ्लेशन टारगेट परमानेंट रहेगा क्या, तो नहीं, इसको हर 5 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा। अब ये टारगेट कौन डिसाइड करेगा, ये टारगेट डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आरबीआई के रिकमेंडेशन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर ही इस टारगेट को सेट किया जाएगा, और कोई भी टारगेट 5 साल के लिए काम करेगा। इसके अंदर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कंबाइन, उसको कौन पब्लिश करता है, तो सीपीआई कंबाइन इज पब्लिश बाय एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हम देखें कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो रही है इंडिया में। सो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली हमको यह समझ में आता है कि आरबीआई के सामने जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उस मॉनेटरी पॉलिसी के सामने टारगेट क्या है, तो टारगेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कितना कंट्रोल करना, तो 4% ±2% ऑफ सीपीआई, ये टारगेट होता है। क्या होगा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इस इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन नहीं कर पाई, तब उसको कहा जाएगा फेलियर टू द मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट। कब ये माना जाएगा, जब 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ, एक क्वार्टर मतलब एक साल में 3 मंथ, तो 12 महीने होते हैं ना, तो 4 क्वार्टर से मिलके एक बनता है आपका, उसी तरीके से 3 3 3 3 3 12 महीने हो गए आपके, तो 3 महीना मतलब एक क्वार्टर, तो 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, दैट मींस कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार, ऐसा नहीं कि बीच में गैप आ गया, लगातार बात कर रहे हैं आप। तो लगातार 3 क्वार्टर्स में अगर इन्फ्लेशन टारगेट मिस होता है, इन्फ्लेशन टारगेट क्या है 2% से लेके 6% के बीच में, अगर 2% से कम या फिर 6% से ज्यादा, इस तरीके से 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन रहता है इंडिया में, तब उस अवस्था को माना जाएगा फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, तो मोर देन एंड लेस देन, यही मैंने कहा कि 6% से ज्यादा 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, 2% से कम 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, अगर इस तरीके से इन्फ्लेशन रहता है इंडिया में, तब माना जाएगा कि इट्स अ फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट। उसके बाद फिर से मॉनेटरी पॉलिसी के इन्फ्लेशन टारगेट को रिफ्रेश किया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो नेसेसरी बदलाव करने हैं उन बदलाव को किया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में जो बदलाव करने हैं उन बदलाव को किया जाएगा, मतलब वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरीके से हम समझते हैं कि देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इनटू द इंडिया। सो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ये बताता है कि इन्फ्लेशन को कितने रेंज में मेंटेन करना है, तो वो जो रेंज है वो 2% ऑफ सीपीआई टू द 6% ऑफ सीपीआई ऐसे होता है। अब अगर वो 2% से कम और 6% से ज्यादा कंसेक्यूटिव 3 क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन रहता है इंडिया में, तब यह माना जाएगा कि वो मॉनेटरी पॉलिसी फेल कर गई है, फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन ली जाएगी। तो दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके गाइस, तो और आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, व्हाट इज दिस? आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में अमेंडमेंट लाया गया था। लास्ट स्लाइड में हमने देखा ना कि 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में क्या लाया गया, एक अमेंडमेंट, एक सुधार लाया गया। उस सुधार के चलते इंडिया में एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया, साथ ही साथ एक कमिटी को बनाया गया। ये कमिटी क्या है, तो ये कमिटी वो कमिटी है जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाएगा।
और आरबीआई उस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स आएंगे और ये 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ये 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएंगे और उस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 45ZB of the RBI Act 1934 provides for empowered 6-member monetary policy committee MPC to be constituted by the central government. कौन बनाएगा? Central government by notification in the official gazette. The first such MPC was constituted in September 2016. The present MPC members as on notified by the central government official gazette of 2020. ये जो मेंबर्स की लिस्ट है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। इस कमेटी को आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा बनाया जाएगा। दैट मींस ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कैसी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर कुल मिला के 6 मेंबर्स आएंगे। अब ये जो 6 मेंबर्स है ये डिवाइडेड होंगे 3 + 3। 3 मेंबर्स आएंगे आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जबकि 3 मेंबर्स आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 मेंबर्स आरबीआई से, तो 3 मेंबर्स सरकार से। इस तरीके से 6 मेंबर्स साथ में बैठेंगे और ये 6 मेंबर्स मिलके एक कमेटी बनाएंगे। उसका काम रहेगा इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना। अब यहाँ पे आरबीआई और सरकार को क्यों साथ में लाया गया? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का काम है स्टेबिलिटी विथ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की ग्रोथ करना और प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना। अब इस चक्कर में अगर सरकार को निग्लेक्ट करके आरबीआई काम करेगी तो इसमें एक गड़बड़ हो सकती है। वहां पे हम कह सकते हैं ना विसंगति, मतलब एनोमली क्रिएट होगी कि सरकार अपनी एक अलग पॉलिसी बना रहे हैं, आरबीआई दूसरी अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। इस तरीके से गड़बड़ हो सकती है। सो ये गड़बड़ ना हो, सरकार और आरबीआई सेम पेज पे रहे और सेम पेज पे रह के इंडिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। इसलिए दोनों को साथ में बैठ के एक डिसीजन लेना जरूरी है। दैट्स व्हाई दोनों को साथ में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर बिठाया गया। अब आरबीआई से 3 मेंबर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3 मेंबर्स आएंगे और ये 6 मेंबर्स मिलके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाए, सॉरी आरबीआई की नहीं, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे और वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट। अंडरस्टूड? अब इसके अंदर जो 6 मेंबर्स है वो कैसे है? ये कुछ नाम है, ये आपको अभी जो अगर आप रिसेंटली एग्जाम कोई दे रहे हो तो उसके लिए काम में आएंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनकी पोजीशन। नाम से इंपॉर्टेंट क्या है? पोजीशन। जैसे इसके अंदर जो पहले 3 मेंबर्स है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा है, आरबीआई। तो कौन लोग है वो? तो पहले गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के जो गवर्नर है वो इसके अंदर आएंगे और वो कौन होगी? चेयरपर्सन। दैट मींस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। और वो कैसे होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब क्या कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। जो भी पर्सन आरबीआई का गवर्नर होगा सेम पर्सन ऑटोमेटिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा। इसको आप कैसे कहोगे? एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या है फिर यहाँ पे कि आरबीआई का गवर्नर ऑटोमेटिकली एमपीसी का चेयरमैन बन जाएगा। सेकंड जो इसके मेंबर आएंगे वो है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक डिपार्टमेंट है आरबीआई के अंदर। उनके जो इंचार्ज है वो आरबीआई के एक डेप्यूटी गवर्नर है, वो भी इसके अंदर एक मेंबर की तरह आएंगे और वो भी कैसे है? एक्स ऑफिशियो। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डिप्टी गवर्नर बैठते हैं वो यहाँ पे एक मेंबर आएंगे। इसके अलावा 1 ऑफिसर जो आरबीआई के द्वारा आएगा और उनको नॉमिनेट कौन करेंगे? सेंट्रल बोर्ड। मैंने आरबीआई के चैप्टर में समझाया था आपको कि 21 लोगों का सेंट्रल बोर्ड होता है। 21 लोगों के सेंट्रल बोर्ड द्वारा एक नॉमिनेटेड पर्सन आएगा। इस तरीके से 3 मेंबर्स आरबीआई से आएंगे, एक मेंबर आरबीआई के गवर्नर, वो चेयरमैन की तरह काम करेंगे, फिर आएंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई एंड थर्ड एक नॉमिनी आएगा, एक नॉमिनेटेड मेंबर्स आएगा आरबीआई की तरफ। इसके अलावा 3 भारत सरकार के एम्प्लॉइज, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे यहाँ पे। तो अभी के लिए इनके नाम भी दिए मैंने, प्रोफेसर आशिमा गोयल, देन प्रोफेसर
जयत वर्मा, देन डॉक्टर शशांक भिड़े, इस तरीके से 3 मेंबर्स है। लेकिन ये कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन है। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे ये प्रोफेसर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक सीनियर एडवाइजर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन तीनों पर्सन को किसी भी फील्ड से यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि ये सरकारी ऑफिसर ही होने चाहिए, ये पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग होने चाहिए, नहीं। सरकार को अगर लगता है कि कुछ लोग इफिशियंट है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर काम करने के लिए, सो उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। तो दीज आर 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से आएंगे। तो 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार की तरफ से, ऐसे 6 मेंबर्स आएंगे यहाँ पे। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। जो सरकार की तरफ से 3 मेंबर्स आ रहे हैं, तो वो जो 3 मेंबर सरकार की तरफ से आ रहे हैं, उनका जो टर्म होता है वो 4 साल होता है। जो आरबीआई के जो 3 मेंबर्स आए हैं, गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स, उनका टर्म तो 3 साल का होता है ना, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर्स 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो वो 3 साल के लिए रहेंगे। अगर वो री इलेक्ट होते तो वो और मॉनेटरी पॉलिसी में कंटिन्यू करेंगे, है ना। इस तरीके से वो काम चलते रहेगा। लेकिन सरकार के द्वारा जो 3 मेंबर्स आ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो तीनों मेंबर्स 4 साल के टर्म के लिए आएंगे। तो उनका टेन्योर कितना है? 4 साल। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है? इट डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। तो इस रेपो रेट को डिसाइड करने का काम कौन करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये काम कैसे होगा? ये होगा एग्जिस्टिंग उस समय के करंट इन्फ्लेशन को देख के। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपका पॉलिसी रेट भी ज्यादा हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन कम है तो पॉलिसी रेट कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन अगर स्टेडी है तो आपका पॉलिसी रेट भी क्या रहेगा? स्टेडी। जैसे अभी अक्टूबर 2023 की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर पॉलिसी रेट को मेंटेन किया गया है। मतलब जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में था 6.5%, आज भी उसी को मेंटेन किया गया है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। नेक्स्ट, एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। यहाँ पे लिखा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो होगी वो साल में कितनी बार होगी? तो वो एटलीस्ट 4 टाइम्स, मतलब वंस इन 3 मंथ, वंस इन क्वार्टर, ऐसा होना चाहिए, 3 महीने में एक बार। लेकिन अगर हम आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो बाय मंथली मीटिंग अभी कैसे हो रही है? बाय मंथली, मतलब हर 2 महीने में एक बार, वंस इन 2 मंथ। अभी अक्टूबर में आई थी, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपकी बाय मंथली मीटिंग आएगी। तो मतलब उस समय में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग इंप्लीमेंट की जाएगी। इस तरीके से हम समझते हैं कि अभी फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग साल में 6 बार होती है। 2 महीने में एक बार, मतलब साल में 6 बार। जबकि कानून में क्या कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कम से कम 4 बार मिलना है। अब ये कम से कम कहा है ना, हम तो 6 बार मिल रहे हैं, तो इट इज वैलिड। तो कम से कम 4 बार मिलने का वहां पे प्रावधान है, लेकिन हम 6 बार मिल रहे हैं एक साल में, 2 महीने में एक बार। इस तरीके से अभी मीटिंग हो रही है। इसके अलावा कोरम की रिक्वायरमेंट भी कही गई है यहाँ पे। कोरम का मीनिंग होता है कि कितने मेंबर्स होंगे तब मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोरम का मीनिंग क्या है कि मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को कंडक्ट करने के, मिनिमम टू मिनिमम। सो दे से कोरम कितना है? इज ऑफ 4 मेंबर्स। 6 में से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए। अब ये 4 मेंबर्स आएंगे तभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर 3 ही मेंबर अवेलेबल है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी नहीं। कम से कम कितने मेंबर चाहिए? 4 मेंबर चाहिए। अंडरस्टूड? इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होगी। तो साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, और उसके लिए कोरम की साइज है 4 मेंबर्स। ईच मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज 1 वोट। एक मेंबर एक वोट, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। मेजोरिटी डिसीजन कैसा होगा? मेजोरिटी के साथ। दैट मीन्स अगर
मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पॉलिसी रेट को बढ़ाना है। मान लो अभी 6.5% का पॉलिसी रेट है, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 7% का पॉलिसी रेट क्रिएट करना, तो मेजोरिटी वोट नहीं पड़ेंगे तब तक कि ये डिसीजन पास नहीं होगा। 6 में से मान लो 4 लोगों ने इस डिसीजन को सपोर्ट कर दिया तो दिस डिसीजन विल बी पास। इस तरीके से मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पे वन मेंबर वन वोट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर इवन नंबर्स के मेंबर हैं, मतलब 6, हम मान के चलते कि 6 के 6 मेंबर्स आएंगे। इस समय में डिवाइडेड वोटिंग हो सकती है ना कि 3 मेंबर्स हाँ के फेवर में, 3 मेंबर नहीं के फेवर में, तो डिसीजन कैसे लिया जाए? तो डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे एक प्रावधान है कि कास्टिंग वोट ऑफर किया जाता है। और किनको किया जाता है? गवर्नर। गवर्नर हैज द सेकंड और कास्टिंग वोट। अब गवर्नर कौन होते हैं आरबीआई के? वो तो यहाँ के चेयरमैन है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन जो कि आरबीआई के गवर्नर भी है, उनको कास्टिंग वोट दिया जाता है। कास्टिंग वोट मतलब सेकंड वोट, कि मान लो 3-3 से डिसीजन स्ट्रक हो गया, वहां पे अटक गया है 3-3 के डिसीजन में, तो गवर्नर जिस भी साइड में वोट डालेंगे वो डिसीजन पास हो जाएगा। मान लो गवर्नमेंट ने हाँ के साइड में वोट डाल दिया तो अब 4 हो जाएंगे। दैट्स हाउ मेजॉरिटी डिसीजन विल बी टेकन। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर हर मेंबर को एक ही वोट होता है, लेकिन गवर्नर को एक सेकंड वोट भी होता है जिसको कास्टिंग वोट कहा जाएगा। इस वोट का यूज किया जाता है स्टेटस को ब्रेक करने के लिए, या फिर जो भी इक्वालिटी ऑफ वोट्स हुए उस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए उनको कास्टिंग वोट ऑफर किया जाएगा। इस तरीके से आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक 6 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें 3 मेंबर सरकार से आएंगे तो 3 मेंबर आरबीआई से आएंगे। आरबीआई से जो 3 मेंबर आ रहे हैं उसमें एक मेंबर आरबीआई के चेयरमैन गवर्नर होते हैं, वही आरबीआई के गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन भी बनते हैं। जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है तो वो कम से कम साल में 4 बार होनी चाहिए, ये कानून कहता है। लेकिन आज प्रैक्टिकली वो 6 मीटिंग्स हो रहे हैं, मतलब 2 महीने में एक मीटिंग हो रही है, बाय मंथली मीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय मंथली मीटिंग कंडक्ट हो रही है। तो दैट्स हाउ इंडिया में बाय मंथली मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि 6 मेंबर से हर मेंबर को एक वोट मिलता है, और अगर डिवाइडेड वोट होते मतलब 50-50% अगर वोट्स पड़ते तब गवर्नर को या फिर चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक कास्टिंग वोट दिया जाता है। इट्स अ सेकंड वोट। किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जो कोरम होता है वो 4 मेंबर्स का होता है, कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए, तभी जाके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है टू डिटरमाइन पॉलिसी रेट इनटू द इंडिया। दिस इज अवर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो गाइस, हमने अभी तक ये देखा कि 2016 में बदलाव आए थे। 2016 में इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके पहले ये सारा काम आरबीआई करता था। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मतलब पॉलिसी रेट्स क्या है वो डिसाइड करना, जबकि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना मार्केट में, इस पॉलिसी को चलाना किसका काम होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई ये काम कैसे करेगा? तो आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम करता है तो वो थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स करता है। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ये वो औजार है, ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकता है। अब इसके अंदर हमको ढेरों तरीके के इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं गाइस, यहां से आपकी कंफ्यूजन बढ़ सकती है, इसलिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे संभल के स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए जाए। तो यहाँ पे 2 तरीके की मेथड्स है, 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है। एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नोन एज जनरल टूल्स। ये कैसे होते हैं? जनरल होते हैं। They are general tools used by the RBI. As the name suggests, the instruments are related to the quantity and volume of the money. ये क्या है? Quantity and volume of the money. These instruments are designed to control the total volume of money of the bank credit in the economy. These instruments are indirect in their nature and used to influence the quantity of credit in the economy. यहाँ पे जो भी लिखा है उसका सिंपल सार मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है ना,
ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव मेथड जनरल, ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। दैट मीन्स अगर रेपो रेट को बदला जाएगा तब रेपो रेट पूरे इंडिया में एक जैसे ही बदलेंगे क्या? ऐसा होगा महाराष्ट्र के लिए रेपो रेट अलग, गुजरात के लिए रेपो रेट अलग, पश्चिम बंगाल के लिए रेपो रेट अलग, इस तरीके से बदले जाएंगे क्या? नहीं। आरबीआई पूरे देश के लिए सेंट्रल बैंक का काम करती है ना। जब आरबीआई अपने रेपो रेट को बदलेगी तो पूरे देश में एक जैसे ही लागू होंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसको आप कहोगे जनरल टूल। ये क्या है? एक जनरल टूल है। और इस टूल के माध्यम से क्या होगा? क्वांटिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मनी, मनी के क्वांटिटी को बदला जाएगा। मनी की क्वांटिटी मतलब मनी सप्लाई को बदला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वांटिटेटिव मेथड्स देखते हैं। इंडिया के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड्स है जहां पे ये जनरली अप्लाई किए जाएंगे इंडिया में, ये वॉल्यूम को चेंज करें। सेकेंड आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। व्हाट आर क्वालिटेटिव मेथड्स? तो क्वालिटेटिव मेथड्स आर आल्सो नोन एज सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। ये जनरल नहीं है, ये कैसे हैं? सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट of the RBI's monetary policy. These instruments are used in discriminating between the various uses of credit. For example, they can be used for favoring export over import or essential over non-essential credit supply. Simple meaning में मैं आपको बताता हूँ। क्वालिटेटिव मतलब क्या है? सिलेक्टिव अप्लाई हो। अब ये सिलेक्टिव कैसे अप्लाई हो? वहां पे क्वालिटेटिव टूल्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोटे से एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं कि मान लो कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर किया जाता है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग। तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग हो रही। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में एक क्रुशियल टेक्नोलॉजी जो यूज होती है वो है बैटरी टेक्नोलॉजी। अब इस बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर जो इसेंशियल एलिमेंट यूज होता है वो है आपका लिथियम। अभी के लिए ये यूज हो रहा है, तो लिथियम यूज होता है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया में जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान के अंदर लिथियम के बड़े बड़े रिजर्व्स मिले, लेकिन वो रिजर्व्स मिले अभी तक हम वहां से लिथियम को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देखते हैं कि अगर मान लो हम लिथियम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मानते कि वो चाइना से कर रहे हैं। सो वी आर इंपोर्टिंग लिथियम फ्रॉम चाइना। अब चाइना और इंडिया की ज्यादा बनती नहीं है, तो चाइना ने एक दिन गुस्से में आके बोला कि हम इंडिया को लिथियम नहीं बेचे। जब इंडिया में लिथियम नहीं आएगा तब लिथियम का शॉर्टेज होगा और लिथियम से बनने वाली बैटरीज भी महंगी हो जाएगी। तो वी विल सी इन्फ्लेशन इन बैटरीज। हमें बैटरीज के अंदर क्या दिखेगा? इन्फ्लेशन दिखेगा, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हो गया ना। जब सप्लाई शॉर्ट होगा लिथियम का तब लिथियम महंगा हो जाएगा। अब महंगे लिथियम से बैटरी बनेगी तो बैटरी भी महंगी हो जाएगी। अब महंगी बैटरी से गाड़ी चलेगी तो गाड़ी भी महंगी हो जाएगी, है ना। ये सारी सप्लाई चेन के साइड से प्रॉब्लम। अब इस सारे प्रॉब्लम में फसाद की जड़ें लिथियम नहीं होना इंडिया में। तो लिथियम महंगा है, इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब ये जो इन्फ्लेशन है पूरी इंडिया में है क्या? नहीं, ये बस हमको गाड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही दिखेगा, या फिर जहां पे बैटरी यूज होती है ना उन्हीं प्रोडक्ट्स में दिखेगा। मैंने ईवी का एग्जांपल दिया तो हम उसी की बात करते हैं कि ईवी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बैटरी महंगी होने के कारण गाड़ियां महंगी होगी वहां पे। दैट मीन्स पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं है, पूरी इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी है। बस चाइना के डिसीजन के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही हमको क्या दिखाई देगा? इन्फ्लेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा। सो आरबीआई क्या करेगी? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन है मतलब क्यों? आरबीआई इसको ऐसे ही देखेगा कि मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके लिए रेपो रेट चेंज करेगा क्या? अगर रेपो रेट चेंज किए जाएंगे तो जो इंडिया में प्राइस स्टेबिलिटी है वो भी इनस्टेबल हो जाएगी। बस बैटरी टेक्नोलॉजी महंगी होने से पूरे इंडिया के
अलग अलग सेक्टर में हम इंटरेस्ट रेट को नहीं छेड़ सकते ना, हमको कुछ ऐसे टूल्स चाहिए जो बस एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही काम कर सकते हैं, पूरी इंडिया में ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको बस एक छोटे से सेक्टर में ही ऑपरेशन करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव टूल्स का सहारा लिया जाएगा। अब क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर अलग अलग टूल्स है, जैसे मैं कहूंगा कि देयर इज अ क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इस तरीके से कुछ टूल्स है, इनकी मदद से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्रेडिट रेशनिंग के अंदर आरबीआई बैंकों को कह सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए आ रहा है, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो लोन दिए जा रहे हैं उन लोन्स के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, उन लोन के अंदर क्या कर दो आप, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। तब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड कम हो जाएगी ना, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कम हो जाएगी, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसके कारण जो मैन्युफैक्चरर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा, बट एट द एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप देखोगे कि कीमतें उतर रही है, मैन्युफैक्चरर कुछ इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो अपने ऊपर ले लेंगे वहां। दैट्स हाउ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू और क्रेडिट रेशनिंग के थ्रू आरबीआई ने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्फ्लेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये मैं कोई सिंपल और हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो क्वालिटेटिव टूल्स है ना, वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में सिलेक्टिवली अप्लाई किए जा सकते हैं। अब इन क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में हम और आगे जाके पढ़ेंगे, मैंने बस आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में डिफरेंस समझाने के लिए एग्जांपल दिया। ओके, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंप्लीट है। सो हम समझ रहे हैं कि इस तरीके से आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स बन रहे हैं। ओके, सो क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब ऐसे टूल्स जो, क्वांटिटेटिव टूल्स मतलब ऐसे टूल्स जो पूरे के पूरे इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि क्वालिटेटिव टूल्स मतलब ऐसे टूल्स जो सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही मनी सप्लाई को कम ज्यादा करने के लिए काम में लाए। इसको कहा जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। हम इन मेथड्स के अंदर जो भी टूल्स है उन सारे टूल्स को आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले। So let's start with quantitative methods, the most important methods. Quantitative. So guys, ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है ना, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, ठीक है। इसके अंदर सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट वगैरह सारी चीजें आएंगे, हम उन सारी चीजों को वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आ रही है वो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। अब यहाँ पे हमको एक कॉन्सेप्ट को और समझना पड़ेगा, तो वो कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता क्या है, इसको तरलता भी कहते हैं हिंदी में, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग होता है कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ज्यादातर कैश, ज्यादातर इसका मीनिंग क्या निकलता है, कैश। अब लिक्विडिटी, आप लोगों ने कभी ना कभी इन चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा गाइस, कि आप किसी एक दुकान में जाते हो छोटे से, अब उस दुकान के अंदर आप कुछ चीजों को परचेस करते हो, अब 2-4 रुपए आपके वापस आने होते, बिल करने के बाद दुकानदार आपको 2-4 रुपए वापस देना चाहिए उसमें, लेकिन वो आपको 2-4 रुपए वापस नहीं देता, उसके बदले में चॉकलेट थमा देता हाथ में, ये रखो चॉकलेट, छुट्टे नहीं हमारे। उस समय में वो दुकानदार क्या बोल रहा है कि मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी नहीं है तो ये चीजें खरीद के लेके जाओ। अंडरस्टूड। गुस्सा आता है हमको उस समय में, क्योंकि हम, मुझे शायद से वो 2-4 रुपए और दूसरी दुकान में यूज करने, अब दूसरी दुकान में उन्होंने जो चॉकलेट दी है वो थोड़ी ना लेके जा सकता हूँ, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जहां पे मुझे कैश चाहिए, आई वॉन्ट कैश ओनली, क्योंकि मुझे उसका यूज करना है आगे जाकर, तो ये लिक्विडिटी होती है। कैश इज लिक्विडिटी, वो ट्रांजैक्शंस को आसान करने में हेल्प करता है।
ये जो लिक्विडिटी होती है ये हर बिजनेस के अंदर काफी क्रूशियल होती है, एवरी बिजनेस का। मान लो किसी एम्प्लॉयर को सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉय की, तो सैलरी देते समय कैश में ही देंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी ₹1,00,000 है तो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा एक काम करो, ₹1,00,000 का आईफोन आता है, ये आईफोन लेके जाओ, मेरे पास आईफोन पड़ा है, अभी कैश नहीं है, ये आईफोन लेके जाओ। ऐसे करेगा तो कैसे कोई काम करेगा? नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे शायद से उस ₹1,00,000 से बच्चों की फीस पे करनी है, शायद से मुझे हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं, कुछ ना कुछ खर्चा करना है मुझे। आई वांट लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी की काफी जरूरत होती है। 2008 में अमेरिका के अंदर बहुत सारी बैंक्स फेल होना स्टार्ट हो गए। उन बैंक फेल होने के पीछे जो प्राइमरी रीजन था वो लिक्विडिटी न होना था। अब बैंक के अंदर ये लिक्विडिटी की जरूरत क्या होती है? तो बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बैंक के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज चलते रहती है ना, उन डे टू डे एक्टिविटीज को सेटिस्फाई करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के अंदर लोग डिपॉजिट्स डालते हैं। अब जो भी डिपॉजिट्स डाले जाएंगे बैंक के अंदर, कभी ना कभी वो लोग अपनी डिपॉजिट को मांगने आएंगे ना। मान लो मैंने एफडी की है 1 साल की, तो 1 साल के बाद मैं बैंक के अंदर अपनी एफडी को वापस लेने के लिए जाऊंगा अपने पैसे को इंटरेस्ट के साथ। सो उस समय में बैंक के पास अगर कैश नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बैंक के पास अगर कैश नहीं है तो बैंक डिपॉजिट्स का पैसा नहीं दे सकती। अगर बैंक के अंदर लोग पैसा लेने के लिए जा रहे हैं और खाली हाथ वापस आ रहे हैं, तो ये काफी ग्रेव सिचुएशन होती है। इसको कहते हैं बैंक रन सिचुएशन। इसको क्या कहते हैं? बैंक रन सिचुएशन। सो बैंक रन इज अ सिचुएशन वेयर बैंक डोंट हैव इनफ लिक्विडिटी टू सेटिस्फाई देयर विड्रॉवल और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। जब बैंक के पास लोगों को विड्रॉ करने, जब लोग विड्रॉ कर रहे हैं तब उनको देने के लिए पैसा नहीं है, कैश के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में पैसा नहीं है, तब उस अवस्था को कहा जाएगा बैंक रन। अगर बैंक रन सिचुएशन ज्यादा समय के लिए चल जाए बैंक में, मान लो 1 दिन पैसा नहीं, 2 दिन पैसा नहीं, महीना भर हो गया बैंक में पैसा नहीं है, तो मतलब महीने भर से डिपॉजिटर्स खाली हाथ वापस जा रहे हैं। डिपॉजिटर्स ने पैसा तो दिया है लेकिन बैंक वापस करने से मना कर रही है क्योंकि बैंक में कैश नहीं है। तो फिर 1 महीने के बाद बैंक डिक्लेयर कर दे कि आई एम बैंकरप्ट, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कर लो क्या करना है, क्या ही कर सकते हैं उस समय में। सो ये जो लिक्विडिटी है ना, अगर ये खत्म हो जाए तो बैंक डूब सकती है। इसलिए इस लिक्विडिटी को मेंटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। जब इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई आगे आया, तो आरबीआई ने एक सुविधा बनाई, एक विंडो बनाई, जिसके तहत बैंक्स इस लिक्विडिटी को आरबीआई से अवेल कर सकते हैं। मतलब बैंक्स इस लिक्विडिटी को आरबीआई से उधार पे ले सकते हैं। उस फैसिलिटी को कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जिसके तहत मार्केट के अंदर और बैंकों के अंदर जो भी लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को मैनेज किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। अब ये लिक्विडिटी जितने जरूरी है उतनी ही होनी चाहिए। अगर ज्यादा लिक्विडिटी हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो बैंक के पास ज्यादा कैश आ जाए, तो बैंक क्या करेगी? ज्यादा कैश होने के कारण लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे कर्जा देना स्टार्ट कर देगी। अब लोगों को जब कम इंटरेस्ट रेट पे कर्जे देना स्टार्ट करेंगे, तब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये मनी सप्लाई क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बैंकों के पास पैसा ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है। सो इसलिए आरबीआई चाहेगी कि इनके पास जो ज्यादा की लिक्विडिटी है ना, वो भी ना रहे। सो देयर इज नीड टू एब्जॉर्ब दैट लिक्विडिटी। अगर बैंक के पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो आरबीआई की वहां पे इच्छा होगी कि मैं बैंकों को कैश सप्लाई करूं। जब बैंकों के पास ज्यादा कैश होगी तो आरबीआई चाहेगी कि मैं बैंकों के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लूं। इस तरीके से लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना और लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, मतलब लिक्विडिटी को एडजस्ट करना। जब लिक्विडिटी को एडजस्ट करेंगे तो जिस फैसिलिटी से होगी वो फैसिलिटी होगी एलएएफ। तो एलएएफ के अंदर क्या होता है? लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना, ये काम किया जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू। अब लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना मतलब बैंकों को पैसा देना, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना मतलब बैंकों से वो कैश और लिक्विडिटी वापस मांग लेना।
अब इसके लिए आरबीआई के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस किए जाएंगे, जैसे एक ऑपरेशन है रेपो या फिर रिवर्स रेपो, फिर आएगा आपका एसडीएफ, स्टैंड फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, फिर आएगा एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फिर आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर आएगा एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, फिर आएंगे फॉरेक्स स्वैप। ये जो सारे एक्टिविटीज है ना, ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में वन बाय वन डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अभी मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि इन सारे ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई बैंकों के अंदर लिक्विडिटी डालता भी है, मतलब इंजेक्ट करता है, और आरबीआई लिक्विडिटी को बाहर भी निकालता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है। इसको कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर एक लिक्विडिटी कॉरिडोर भी आता है। कॉरिडोर मतलब हाई टू लो इंटरेस्ट रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर हैज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF rate as its upper bound ceiling and standing deposit facility SDF at its lower bound floor। मतलब जो भी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसके अंदर जो हाई इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा आपका एमएसएस इंटरेस्ट रेट, मार्केट एमएसएफ सॉरी मार्केट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और एलएफ के अंदर जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा आपका एसडीएफ, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इस तरीके से आपको याद रखना है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब बैंकों के अंदर जैसी जरूरत उस हिसाब से लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना या फिर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना। इसके अंदर जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का होता है, और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का होता है। इसके बीच में जो भी है वो क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। ओके, आपको एग्जाम में पूछेंगे कि एलएएफ कॉरिडोर के अंदर लोएस्ट जो सीलिंग होती है वो कौन सी होती है, वो रेट कौन सा होता है, तो वो रेट होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट। और हाईएस्ट जो रेट होता है वो कौन सा होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट। अभी एमएसएफ रेट क्या है, एसडीएफ रेट क्या है, रेपो रिवर्स रेपो क्या है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गाइस, दिस इज अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसके अंदर जो आगे के टूल्स है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।